वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम, जैसा कि मैंने बताया था, कि हम अथॉरिटीज़ का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ लें, और अथॉरिटीज़ में से भी बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम इसकी कंपोजिशन, इसके पार्ट्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन का मतलब ये है जी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में किस तरह से तश्कील है, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, उनकी क्या क्या डेजिग्नेशन है, क्योंकि इससे आपको पूरे बुक में ही बार बार इनके जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी वर्डिंग जो है वो इस्तेमाल होनी है। सेकेंडली हम पढ़ेंगे जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या पार्ट्स हैं और इसके फंक्शंस, क्या काम हैं जो इसके स्पुर्द हैं, जो इसने करने हैं पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम चलाने के लिए। एक बात ध्यान से समझ लें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में सबसे आला इदारा है, हाईएस्ट एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, जो कि इनकम टैक्स का कानून पाकिस्तान में चला रही है। इनकम टैक्स का कानून बनाना, उसमें तब्दीलियां लेकर आना, उसको राइज करना, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम है। तो आज हम इंशाल्लाह ताला ये अथॉरिटी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आपकी बुक में जो चैप्टर है जी अथॉरिटीज़ का, उसकी फर्स्ट अथॉरिटी है, चैप्टर नंबर 15 है, पेज नंबर 345 से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो क्वेश्चन है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, ये पेज नंबर 346 पर है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, यही हमने थ्योरी जो है वो डिस्कस करनी है, क्योंकि ये पूरे का पूरा एक टॉपिक है। हमने इसको क्वेश्चन में बदलना है ताकि हम उसे 35 मिनट्स में पेपर में किस तरह अटैम्प्ट करना है, और इस तरह के इसके सारे जो कंटेंट्स हैं वो भी कवर हो जाएं। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस करते हैं। द ओल्ड नेम ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पहले इसका नाम 2007 से पहले CBR था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था। 2007 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसका नाम बदल कर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रख दिया गया। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में इसके लिए शॉर्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, बोर्ड का। तो जब भी आप बोर्ड का लफ्ज़ जो है वो अपनी टैक्स की बुक में पढ़ें तो समझ लें कि ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात हो रही है। बोर्ड इज़ द हाईएस्ट टैक्स अथॉरिटी इन पाकिस्तान। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बोर्ड पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को चलाने का सबसे आला इदारा है, हाईएस्ट टैक्स अथॉरिटी है। इट हैज़ द जुरिस्डिक्शन, इसके दायरा कार में क्या आता है, इसके इख्तियारात में क्या आता है, टू एक्सरसाइज द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके दायरा कार में, इसके इख्तियारात में ये आता है कि इसने जो इंतज़ामी मामलात हैं, अमूमी इंतज़ामी मामलात जो हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, उनको एक्सरसाइज करना होता है, उनको राइज करना होता है, उनको चलाना होता है। मतलब कहने का, जो इनकम टैक्स का कानून है, इसके जो भी इंतज़ामात हैं, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करना, उसको एक्सरसाइज करना, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007। जैसा कि मैंने बताया कि ये चलाया जाता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो कानून 2007 में बनाया गया उसके मुताबिक। ऑल अदर टैक्स अथॉरिटीज़ आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड एंड आर सबऑर्डिनेट टू इट। बाकी जितनी भी फेडरल बोर्ड ऑफ जो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, इदारे हैं, वो सब इसके मतहत हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही उनको अपॉइंट करता है और वो सब इसके मतहत हैं, सबऑर्डिनेट हैं, इसके झैली इदारे हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज करवा दूँ। द ओल्ड नेम ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 uses the word board for CBR and FBR. Board is the highest tax authority in Pakistan. It has the jurisdiction to exercise the general administration of the income tax ordinance 2001. It is constituted under the provisions of the Federal Board of Revenue Act 2007. All other authorities are appointed by board and are subordinate to it. नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ FBR। ये जो हमने कंपोजिशन पढ़ी थी ना, उसी से रिलेटेड है जी ये कंपोजिशन ऑफ FBR या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ FBR। इसका मतलब है जी FBR में क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं FBR के। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेजेंटली कंप्राइजेस चेयरमैन एंड 11 मेंबर्स। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में प्रेजेंटली, जो मौजूदा हालात में, एक चेयरमैन है और 11 मेंबर्स हैं। वो एक चेयरमैन और 11 मेंबर्स कौन से हैं? 3 लाइन मेंबर्स हैं, 4 फंक्शनल मेंबर्स हैं और 4 ही सपोर्टिंग मेंबर्स हैं।
3, 4, 7 एंड 4, 11 मेंबर्स हैं जी। अब वो 11 मेंबर्स कौन कौन से हैं? 3 लाइन मेंबर। बेसिकली टैक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। डायरेक्ट टैक्स जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं उसके लिए एक मेंबर है। देन इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स और फेडरल टैक्स के लिए एक मेंबर है, और एक मेंबर कस्टम्स टैक्स के लिए है। डायरेक्ट टैक्स मीन इनकम टैक्स, सेल्स एंड फेडरल एक्साइज टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इसके लिए अलग मेंबर है। और थर्ड मेंबर है कस्टम्स टैक्स के लिए। तो 4 जो टाइप्स हैं टैक्स की उसके लिए 3 मेंबर्स हैं, 3 लाइन मेंबर्स, मेंबर डायरेक्ट टैक्स, मेंबर सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज, एंड मेंबर कस्टम्स। 4 फंक्शनल मेंबर्स हैं, जो फंक्शन मतलब डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं रिस्पेक्टिव टू देयर डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो 4 फंक्शनल मेंबर्स कौन से हैं? एक मेंबर फिजिकल है, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। फिजिकल कहते हैं माली साल को, फिजिकल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जो रिसर्च करता है, स्टैटिस्टिक्स जो इदारा जाती शुमारियात होते हैं उनके बारे में बताता है भाई कि कितना टैक्स पिछले सालों में कलेक्ट हुआ, कितना इस साल हो चुका, कितने % जो है वो हम अपने टारगेट के करीब हैं, कितने % टैक्स कलेक्ट हो चुका है, कितना बाकी है। तो स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से रिलेटेड एक मेंबर है, फंक्शनल मेंबर है। फिर एक मेंबर है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका काम है जी टैक्स डिपार्टमेंट, जो एफबीआर के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो पीपल जो यहाँ पर काम करते हैं उनको हायर करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको मैनेज करना, उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना। तो ये डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इसका ये काम है जी। फंक्शनल मेंबर में थर्ड मेंबर है जी मेंबर ऑडिट, जिसका काम है ऑडिट करना, और मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका काम है इंतजामी मामलात को संभालना। तो 4 फंक्शनल मेंबर कौन से हो गए जी? मेंबर फिजिकल, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मेंबर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मेंबर ऑडिट एंड मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 3 लाइन मेंबर, मेंबर डायरेक्ट टैक्स, मेंबर सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज, मेंबर कस्टम्स। 4 फंक्शनल मेंबर्स, मेंबर फिजिकल, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मेंबर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मेंबर ऑडिट एंड मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन। और 4 ही सपोर्टिंग मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग मेंबर लीगल, जो लीगल मेंबर मैटर्स के बारे में सपोर्ट करता है टैक्स डिपार्टमेंट को, एफपीआर को। मेंबर टैक्स पॉलिसीज एंड रिफॉर्म, टैक्स के कवानीन के हवाले से और टैक्स में जो तब्दीलियां हैं, आए दिन जो इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, जो तब्दीलियां लानी पड़ती हैं, उनके हवाले से सपोर्ट करता है। फिर मेंबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो टैक्स के जो एफबीआर के जो फैसले होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं विद इन डिपार्टमेंट, उनको सर्कुलेट करना इसका काम है, और लोगों को बताना कि एफबीआर के क्या डिसीजंस हैं, और क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और लास्ट है जी मेंबर फैसिलिटेशन एंड टैक्स एजुकेशन, जो सहूलतकारी का काम करते हैं, लोगों की गाइडेंस के हवाले से, लोगों को टैक्स के बारे में एजुकेट करने के हवाले से, उनमें ये मोटिवेशन पैदा करना कि टैक्स देना उनके अपने फ़ायदे के लिए है। उसके लिए डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट्स, अखबारात में जो इश्तिहारात चलाए जाते हैं, टीवी चैनल्स पे जो इश्तिहारात चलाए जाते हैं, लोगों को सेमिनार्स करके लोगों को गाइड किया जाता है, लोगों को सहूलत भी प्रोवाइड की जाती है, और लोगों को टैक्स एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन ऑफ एफबीआर में एक चेयरमैन और 11 मेंबर्स हैं जी। मैं फिर रिवाइज करवा दूं, 3 लाइन मेंबर हैं, मेंबर डायरेक्ट टैक्स, मेंबर सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज, मेंबर कस्टम्स। 4 फंक्शनल मेंबर्स हैं, मेंबर फिजिकल, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मेंबर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मेंबर ऑडिट एंड मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन। और 4 ही सपोर्टिंग मेंबर्स हैं, मेंबर लीगल, मेंबर टैक्स पॉलिसीज एंड रिफॉर्म, मेंबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, एंड मेंबर फैसिलिटेशन एंड टैक्स एजुकेशन। इसी कंपोजिशन ऑफ एफबीआर में आगे है जी हेड ऑफ बोर्ड एंड चेयरमैन। ये आप देख सकते हैं, इन द एग्जिस्टिंग सेटअप द चेयरमैन एफबीआर बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द बोर्ड एज वेल एज द सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू डिवीजन। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिवीजन है, रेवेन्यू की जो मिनिस्ट्री है, उसका सेक्रेटरी भी होता है और बोर्ड का चेयरमैन भी होता है। तो चेयरमैन जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, हाईएस्ट अथॉरिटी है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। आगे से आपने ये देखें काट देना। यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे जी इसकी कंपोजिशन के हवाले से। यहाँ से मैं रीड आउट करवाने से पहले आपको नेक्स्ट पेज पर एक हिरारिकी है, ये पहले मैं समझा दूँ आपको। ये समझ लेंगे तो वो जो थ्योरी मैंने ऊपर बताई है वो भी आपके लिए करना आसान हो जाएगी। तो अब तक हमने देखें इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफबीआर में हमने पढ़ा जी एक चेयरमैन है और 11 मेंबर्स हैं। और अब हम एफबीआर के जो हेड और उसके अंडर जो अथॉरिटीज़ हैं
उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो स्केच आप देख रहे हैं, डायग्राम, इसको समझाता हूँ। तो फिर इससे रिलेटेड ही ऊपर थ्योरी है जो मैं आपको समझाऊंगा, तो वो याद करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगी। तो आप ये हिरार्की ऑर्गेनोग्राम देख सकते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंडर दो अथॉरिटीज़ हैं, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड रेवेन्यू का लफ्ज़ जो है ना, ये रिप्लेस किया गया है। पहले यहाँ पर इनकम टैक्स होता था, अब ये इनलैंड रेवेन्यू का मतलब है पाकिस्तान का रेवेन्यू, अंदरूनी रेवेन्यू, मतलब जो टैक्स इकट्ठा करने वाला ऑफिसर है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। चीफ कमिश्नर के साथ है जी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। ये ऐसा कमिश्नर है जो लोगों की और टैक्स डिपार्टमेंट की जो शिकायत होती हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, अपील्स हैं, वो सुनता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर फैसला करता है। ये एक सेपरेट इनकम टैक्स अथॉरिटी है, इसका एक सेपरेट क्वेश्चन है, वो भी हमने डिस्कस करना है। तो ये आप हिरार्की याद करने की कोशिश करें। एफपीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स है। चीफ कमिश्नर इनलैंड जो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, इसके अंडर कमिश्नर है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और इस कमिश्नर के अंडर 3 कमिश्नर और 5 ऑफिसर्स हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स है। और चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के अंडर है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। और जैसा कि मैंने बताया कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के अंडर ये 3 कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट, एडिशनल, डिप्टी एंड असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल, डिप्टी एंड असिस्टेंट कमिश्नर्स। और 5 ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, ऑडिट ऑफिसर, सुप्रिटेंडेंट्स इनलैंड रेवेन्यू, ऑडिटर्स इनलैंड रेवेन्यू और इंस्पेक्टर्स इनलैंड रेवेन्यू। ये आप समझ लें अथॉरिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं पाकिस्तान में, टैक्स का निज़ाम रेगुलेट कर रही हैं। ये सब अथॉरिटीज़ एफबीआर की सबऑर्डिनेट हैं और एफबीआर के पास ही अथॉरिटी है इनको अपॉइंट करने की विद द रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दोबारा से रिवाइज कर लें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर है जी चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के अंडर है जी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर के अंडर 3 कमिश्नर हैं, एडिशनल, डिप्टी एंड असिस्टेंट कमिश्नर, और 5 ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, ऑडिट ऑफिसर, सुप्रिटेंडेंट्स इनलैंड रेवेन्यू, ऑडिटर्स इनलैंड रेवेन्यू और इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। अब इसी हिरार्की के बारे में प्रीवियस पेज से थ्योरी जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है द बोर्ड शैल एग्जामिन, सुपरवाइज एंड ओवरसी द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वर्किंग ऑफ द ऑर्डिनेंस। बोर्ड एग्जामिन करेगा, सुपरवाइज निगरानी करेगा और ओवरसी देखेगा जितने भी अमूमी इंतज़ामात हैं ऑर्डिनेंस के। मतलब ऑर्डिनेंस मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को पाकिस्तान में चलाना, रेगुलेट करना, ओवरसी करना, ये चेयरमैन की जिम्मेदारी है, बोर्ड की जिम्मेदारी है। अब आ जाए ये जो हमने थ्योरी, जो हमने हिरार्की डिस्कस की थी, ऑर्गेनोग्राम, जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, द चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एंड द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, ये दोनों किसके सबऑर्डिनेट्स हैं? आर सबऑर्डिनेट टू बोर्ड। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि चीफ कमिश्नर और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स ये दोनों सबऑर्डिनेट हैं बोर्ड के। ठीक है जी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो ये थ्योरी याद करना बड़ा आसान हो जाएगी। एंड कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आर सबऑर्डिनेट टू द चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था जी कि ये चीफ कमिश्नर और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील बोर्ड के सबऑर्डिनेट हैं, और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जी कमिश्नर चीफ कमिश्नर का सबऑर्डिनेट है। अब आगे आ जाएं तो जितने भी कमिश्नर हैं जिसमें एडिशनल, डिप्टी एंड असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल, डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर ये सबऑर्डिनेट हैं कमिश्नर के, और ये 5 ऑफिसर भी कमिश्नर के सबऑर्डिनेट हैं। यही यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, स्पेशल ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यूज वर्क एज सबऑर्डिनेट टू द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक हो गया जी। चीफ कमिश्नर और कमिश्नर दोनों सबऑर्डिनेट हैं एफबीआर के। कमिश्नर सबऑर्डिनेट है चीफ कमिश्नर का। ये 3 कमिश्नर और ये 5 ऑफिसर ये सबऑर्डिनेट हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट देखें आप, फंक्शंस लिखे हुए हैं।
अब ये फंक्शन जो है ना ये आपने नहीं करने, क्योंकि हम फंक्शंस और पार्स एंड फंक्शंस इकट्ठी पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। ये काट दें आप, नेक्स्ट पेज पेज नंबर 350 है, ये भी सारे का सारा काट दें। पेज नंबर 351 पर आ जाएं। पेज नंबर 351 पर देखिए हेडिंग दी हुई है पार्स एंड फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये पार्स एंड फंक्शंस जो हैं ये क्वेश्चन का मेन पार्ट है। एक मेन पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें कंपोजिशन थी। कंपोजिशन में देखिए हमने पढ़ा कि एक चेयरमैन है, 11 मेंबर्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जी कि बोर्ड को रेगुलेट करने वाला जो अथॉरिटी है वो चेयरमैन है। चेयरमैन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करना, ऑर्डिनेंस की, ऑर्डिनेंस को पाकिस्तान में चलाना। और फिर हमने एफबीआर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि एफबीआर के अंडर चीफ कमिश्नर और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स है। चीफ कमिश्नर के अंडर कमिश्नर काम करता है, और कमिश्नर के अंडर जो है वो 3 कमिश्नर और 5 ऑफिसर काम करते हैं। वो 3 कमिश्नर हैं जी, एडिशनल, डेप्यूटी एंड असिस्टेंट। और 5 ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट्स, ऑडिटर्स इनलैंड रेवेन्यू और इंस्पेक्टर्स इनलैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी पार्स एंड फंक्शन ऑफ एफबीआर। आप देख सकते हैं ये पार्स एंड फंक्शन 1 से लेकर 25 तक हैं। ये 25 के 25 आपने याद करना है, यहाँ तक ये थ्योरी होगी जी इसकी। तो स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट फंक्शन से। पार्स एंड फंक्शन मिक्स हैं तकरीबन यहाँ पर। तो पेज नंबर 351 पर पार्स एंड फंक्शन ऑफ एफबीआर। The following are the major powers vested in the hands of Federal Board of Revenue for the proper administration of income tax law in the Pakistan। नीचे देखिए पावर्स एंड फंक्शंस हैं जी जो एफबीआर के पास होती हैं ताकि वो इनकम टैक्स का कानून पाकिस्तान में बेहतर अंदाज में चला सके। सबसे पहला है जी डिक्लेयर द टैक्स पीरियड। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि टैक्स ईयर जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर। तो ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इख्तियार है कि वो किसी भी पर्सन या किसी क्लास ऑफ पर्सन के लिए टैक्स ईयर को चेंज कर दे। किसी का नॉर्मल टैक्स ईयर हो तो उसको रिक्वेस्ट पर स्पेशल टैक्स ईयर में बदल दिया जाए, या किसी का स्पेशल टैक्स ईयर हो तो उसकी रिक्वेस्ट पर उसे नॉर्मल टैक्स ईयर में बदल दिया जाए। तो ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर है, इख्तियार है कि किसी का टैक्स ईयर चेंज करना है या नहीं करना। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैन डिक्लेयर अ पीरियड टू बी ट्रीटेड एज स्पेसिफिक टैक्स ईयर इन केस ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इख्तियार है कि वो डिक्लेयर करे कि भाई किसका टैक्स ईयर होगा, किसी एक पर्सन का या किसी क्लास ऑफ पर्सन का, और एनी सोर्स ऑफ इनकम का टैक्स ईयर कौन सा होगा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि आप जानते हैं अकाउंटिंग के 2 मेथड्स हैं, कैश बेस अकाउंटिंग और अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। कैश बेस अकाउंटिंग जैसा कि आपने कैश बुक में पढ़ा होगा पार्ट 1 में, कि जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके लिए सिर्फ कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो राइज किया जाता है, तो उन बिजनेसेस के लिए कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम होता है। और इस तरह कुछ बिजनेसेस के लिए अक्रूवल, बल्कि ज़्यादातर बिजनेसेस के लिए अक्रूवल बेस अकाउंटिंग है। अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं। कैश पर ख़रीदी जाएँ या बेची जाएँ चीज़ें, डेटर्स और क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं, वो लिखे जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। एक्सपेंसेस जो पेड हैं वो भी लिखे जाते हैं, पेएबल्स भी लिखे जाते हैं, जो रेवेन्यू रिसीव हो चुका है वो भी लिखा जाता है, जो रिसीवेबल होता है वो भी लिखा जाता है। उसको हम कहते हैं अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग मेथड के चेंज होने से जाहिर सी बात है आपके रिजल्ट्स, आपकी प्रॉफिट्स चेंज हो जाते हैं। तो इट इज़ द पावर ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वो मेंशन करे, स्पेसिफाई करे, मुख्तस करे कि कौन सा बिजनेस कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करेगा और कौन सा बिजनेस जो है वो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करेगा। द बोर्ड कैन स्पेसिफाई द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर सर्टन बिजनेसेस और क्लास ऑफ बिजनेस, किसी एक बिजनेस के लिए या पूरी क्लास ऑफ बिजनेसेस के लिए, और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम और एनी क्लास ऑफ पर्सनस के लिए। ये स्पेसिफाई करे कि वो कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो यूज़ करेंगे। जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बोर्ड का ये पावर है कि बोर्ड अपने सबॉर्डिनेट को अपॉइंट करता है। तो बोर्ड के पास इख्तियार है कि जितने भी ऑफिसर, जितना भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, दफ्तरी अमला है, वो जितना भी चाहिए है ज़रूरत के मुताबिक वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपॉइंट कर सकता है। The Federal Board of Revenue can appoint as many inland revenue authorities and other executives or ministerial officers and staff as may be necessary। जितनी भी अथॉरिटीज़, जितने भी ऑफिसर, जितने भी मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स चाहिए, जितना भी स्टाफ रिक्वायर्ड है, वो अपॉइंट करने का इख्तियार बोर्ड के पास है।
इसी तरह बोर्ड के पास इख्तियार है जी अपॉइंट करे ऑडिटर को, अगर किसी को ऑडिट कंडक्ट करना हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करे, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अपॉइंट करे, किसी भी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का, किसी एसोसिएशन का, किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए। द बोर्ड अपॉइंट अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ एनी पर्सन। इसी तरह बोर्ड के पास इख्तियार है अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। कुछ लोगों की ऐसी देखें जायदाद होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिजनेसेस होते हैं जिनका बाकायदा सर्वे किया जाता है और उनकी वैल्यू की जो अप्रॉक्सीमेशन है उसका अंदाज़ा तखमीना लगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है बोर्ड के पास स्पेशलिस्ट पर्सन तो नहीं होते हर बिज़नेस, हर इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, तो उनकी इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना हो, एसेट्स की वैल्यू डिटरमिन करनी हो, तो बोर्ड के पास तो स्पेशलिस्ट नहीं होते ना, फिर बोर्ड सर्वेयर्स को अपॉइंट करता है जो सर्वे करते हैं और सर्वे करके जायदाद, ज़मीन, मशीनों की या इन्वेंट्री की वैल्यूज़ बताते हैं। तो बोर्ड कैन अपॉइंट एनी प्राइवेट एजेंसी, फर्म और कंपनी टू कैरी आउट सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सनस और एरियाज एज डीम्ड फिट बाय द बोर्ड। एज डीम्ड फिट बाय द बोर्ड का मतलब है जिस जब बोर्ड मुनासिब समझता है तो वो किसी प्राइवेट एजेंसी जो सर्वे करने के काबिल होती है, किसी फर्म या किसी कंपनी को अपॉइंट करती है ताकि वो सर्वे करें किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन का, मतलब उस ख़ास पर्सन का जिसके बारे में बोर्ड को रिक्वायर्ड है कि इसकी आमदनी के बारे में, इसके असासों के बारे में, इसकी जायदाद की वैल्यू जो है वो डिटरमिन की जा सके। नेक्स्ट पार्ट है जी डेलीगेशन ऑफ पावर्स। बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि वो अपने जो इख्तियारात हैं वो अपनी जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है उसको दे सकता है। मतलब चीफ कमिश्नर का इख्तियार जो है वो कमिश्नर को दे दिया जाए, कमिश्नर की अथॉरिटी किसी ऑफिसर को दे दी जाए। तो बोर्ड के पास ये इख्तियार है पावर्स को डेलीगेट करने का, इख्तियारात की मुंतकिली का। इट कैन डेलीगेट इट्स पावर फॉर द रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इंतज़ामी अमूर को बेहतर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इसके पास ये इख्तियार है कि वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को अपने इख्तियार दे सकता है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को इख्तियार दे सकता है टू ग्रांट अप्रूवल के वो इजाज़त दें, अप्रूवल दें ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड, बोर्ड के बिहाफ पर। तो बोर्ड अपनी पावर्स को डेलीगेट करता है ताकि ड्यूटीज़ जो हैं, वर्किंग जो है वो आसान बनाई जा सके और चीज़ों को टाइमली मुकम्मल किया जा सके। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हर एरिया की जुरिस्डिक्शन, जैसा कि आप देखते हैं आपके इलाके में कोई पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक एसएचओ है या एएसआई है, पुलिस इंस्पेक्टर है, उनकी अथॉरिटीज़ होती हैं, उनका रकबा होता है, उनकी जुरिस्डिक्शन होती हैं, हदूद मुकर्रर होती हैं कि ये किस इलाके का एसएचओ है, किस इलाके का मुहर्रर है, किस इलाके का कांस्टेबल है, इसका एरिया क्या है। इसी तरह जो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ हैं जैसे चीफ कमिश्नर है, कमिश्नर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इनकी अथॉरिटीज़ होती हैं, इनका एरिया होता है। तो इनका एरिया, इनकी हदूद को डिटरमिन करना ये बोर्ड का इख्तियार है। तो इनके दरमियान अगर कोई झगड़ा, कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए जुरिस्डिक्शन के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से, तो बोर्ड फैसला करता है कि इसके क्या इख्तियारात हैं, किसका एरिया कौन सा है जिसमें वो वर्क करेगा। If two chief commissioner of Inland Revenue are not in agreement regarding the jurisdiction of the commissioner Inland Revenue to assess any person, the board has power to determine the disputed jurisdiction। तो बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो डिटरमिन करेगा कि किसका एरिया कौन सा है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। बोर्ड का जितना भी काम है, जितनी भी वर्किंग है बोर्ड की, वो बोर्ड डिवाइड करता है अथॉरिटीज़ में। कुछ जो वर्किंग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो चीफ कमिश्नर को दे दी जाती हैं, कुछ कमिश्नर्स को, कुछ एडिशनल, डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर्स को, इसी तरह ऑफिसर्स को। तो बोर्ड का ये इख्तियार है कि डिस्ट्रीब्यूट करना वर्क को। It can allocate functions and distribute the work to be performed if the same function in respect of the same person or area has been assigned to the two or more income tax authorities। तो बोर्ड उनके दरमियान काम को तकसीम करता है ताकि टाइमली वर्क को कंप्लीट किया जा सके। तो जिस तरह सर्वेयर्स थे इसी तरह वैल्यूअर्स होते हैं जो मुख्तलिफ जायदादों की, बिजनेसेस की, मशीनरीज की वैल्यू डिटरमिन करने के माहिर होते हैं। तो बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो वैल्यूअर्स को अपॉइंट कर सकता है। देखिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं, इस तरह आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। द बोर्ड कैन मेक फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द स्मूथ वर्किंग। बोर्ड जो है वो अपॉइंटमेंट के हवाले से और दूसरे जो मैटर्स हैं उनके हवाले से
जो है वो फैसले करता है ताकि वर्किंग को स्मूथ बनाया जा सके, जो फंक्शन है एफबीआर का उसको आसान बनाया जा सके। नेक्स्ट पार है जी बोर्ड की अप्रूवल ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। जैसा कि आपने चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर आपने कोई चैरिटी दी है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, तो आपकी वो जो चैरिटी है वो आपका बिजनेस एक्सपेंस समझकर आपकी इनकम में से माइनस कर दी जाएगी। तो भाई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को इजाज़त देना, रजिस्टर्ड करना, ये बोर्ड का इख्तियार है। इट कैन अपोज, नहीं सॉरी ये गलती से लिखा हुआ है, इस बुक में मिस्टेक है, इट कैन अप्रूव, तो यहाँ अपोज काट के अप्रूव लिख लें। इट कैन अप्रूव द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्पेशली फॉर डोनेशन पर्पजेज। तो डोनेशंस देने के हवाले से जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अप्रूव करना कि ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड है, ये बोर्ड का इख्तियार है। नेक्स्ट है जी पार्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम्प्ट इनकम। तो बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करे, कंपाइल करे इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, कि भाई कौन कौन सा इदारा है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, वो कौन सी इनकम कमा रहे हैं जो टैक्स से एग्जाम्प्ट है। क्योंकि कुछ हर इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होती, कुछ इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट होती हैं। तो बोर्ड के पास ये इख्तियार है, कैन ऑथोराइज एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी, वो किसी डिपार्टमेंट या एजेंसी को ये इजाज़त दे दे गवर्नमेंट के कि वो कलेक्ट करें, कंपाइल करें डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उसके बाद जी मेक रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर कहते हैं जो टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, टैक्स के हवाले से लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, टैक्स के लॉयर्स हो गए, टैक्स की रिटर्न्स बनाने वाले जो लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो बाकायदा इनको एफबीआर की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन लेटर मिलता है कि आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं। वो लेटर की बेस पर ये लोगों से जो है वो वर्क लेते हैं, लोगों की जो फाइलिंग है वो करते हैं, लोगों को टैक्स के मामलात में हेल्प आउट करते हैं और अपनी फ़ी चार्ज करते हैं। तो टैक्स के प्रैक्टिशनर्स को रजिस्टर्ड करना, उनको उनकी नॉलेज के हिसाब से, उनकी डिग्रीज़ के हिसाब से और उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से ये देखना कि ये प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड करने के काबिल है या नहीं है। The Federal Board of Revenue make rules for the registration of income tax practitioner and matters relating to their code of conduct. Approval for funds, जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, अप्रूव ग्रेचुटी फंड, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एनुटी स्कीम, अप्रूव रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो इन सब फंड्स को अप्रूव करने का इख्तियार बोर्ड के पास है, जो ये कमिश्नर को भी डेलीगेट कर देता है पावर, और चीफ कमिश्नर को भी डेलीगेट कर सकता है। The Federal Board of Revenue can exercise powers regarding recognized provident fund, approved superannuation fund and approved gratuity fund. उसके बाद ये सर्कुलर इशूड बाय बोर्ड। तो बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि बोर्ड सर्कुलर जारी करता है। सर्कुलर कहते हैं जी ऐसा लेटर जो कोई नोटिस, जो इंफॉर्मेशन या कोई डिसीजन को कंटेन करता है। तो बोर्ड क्या करता है, टाइम टू टाइम डिफरेंट सर्कुलर जारी करता है, नोटिस जारी करता है, ऑर्डर्स जारी करता है टैक्स पेयर्स की गाइडेंस के लिए, और टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं उनकी गाइडेंस के लिए मुख्तलिफ रूल्स बनाता है, जिनको लेटर की शक्ल में सर्कुलेट किया जाता है ताकि सब तक बोर्ड के जो फैसले हैं वो पहुंच जाएं। तो बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो सर्कुलर जारी करे, कोई भी फैसला करे और उसका एक सर्कुलर बनाकर वो लेटर जो है वो शाया करे। For the purpose of interpretation of income tax ordinance, board may issue circulars for the guidance of taxpayer and its officials. Next है the unexplained income or asset. The board can make rules for valuation and taxation of unexplained income or assets. अगर कोई अपनी आमदनी या अपने असासों को जाहिर नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता, छुपाता है, तो बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि वो उन जो अनएक्सप्लेन इनकम और एसेट्स हैं उनके हवाले से जो रूल्स है वो बनाए कि इनके ऊपर टैक्स किस तरह लागू होगा, कितनी पेनल्टी चार्ज होगी, या इनकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, इनका तखमीना कैसे लगाया जाएगा। देन है अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। डिडक्शंस मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ किया हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं कि आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप अपनी सेल्स में से, रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करते हैं। तो एक्सपेंडिचर्स कौन से माइनस होने हैं, कौन से माइनस नहीं होने,
किस में से कौन सा एक्सपेंडिचर माइनस होना है, कौन सी इनकम में से माइनस होना है। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस की अपोर्शनमेंट करना कि कितना हिस्सा किस में से माइनस होगा, कितना हिस्सा किस इनकम के सोर्स में से माइनस होगा, ये बोर्ड के पास इख्तियार है। Where an expenditure relates to the derivation of more than one head of income, जब एक्सपेंडिचर एक से ज़्यादा इनकम के से ताल्लुक़ रखते हों तो बोर्ड मेक रूल्स फॉर द अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, तो बोर्ड रूल्स बनाता है कि कौन सी डिडक्शन किस इनकम में से डिडक्ट होगी। इसी तरह जितनी भी लीजिंग कंपनीज़ हैं और मुदारबा कंपनीज़ हैं उनको इजाज़तनामे देना, उनको अप्रूव करना। कोई भी लीजिंग कंपनी या मुदारबा एफबीआर की इजाज़त के बगैर बिज़नेस नहीं कर सकते, तो इनको अप्रूव करने का इख्तियार बोर्ड के पास है। द बोर्ड में ग्रांट अप्रूवल टू द लीजिंग कंपनीज एंड मुदारबा वेयर लीज रेंटल पेमेंट्स, बल्कि इतना ही कर ले तो काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद ये पार्ट टू मेक रूल्स, बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो जितने भी टैक्स के हवाले से कवानीन है वो बनाता है और उनको अपने ऑफिशियल गज़ट में शाया करता है ताकि सब उन्हें उन रूल्स को पढ़ के टैक्स के मामलात के हवाले से अवेयर्ड हो जाएं। द बोर्ड हैज़ अ पार्ट टू मेक द रूल्स फॉर कैरिंग आउट द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। बोर्ड रूल बनाता है ताकि अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मामलात जो हैं वो टैक्स के कवानीन के हवाले से वो चलाए जा सकें। उसके बाद ये अप्रूवल ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, किसी भी सनती इदारे को इजाज़तनामा देना कि वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का काम कर सकता है और उसको एग्जाम्शन देना, जो टैक्स में रायत हैं वो देना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, जो सनती इदारे हैं, उनको टैक्स में कई किस्म की रायत दी जाती है ताकि मुल्क की इकॉनमी को ये बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करें। इट कैन अप्रूव एन अंडरटेकिंग टू बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जाम्शन, ताकि टैक्स में इनको रायत दी जा सके। नेक्स्ट है जी प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न। जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, रिटर्न ऑफ इनकम को बनाना, उसका तरीकाकार वज़ा करना, ये बोर्ड का इख्तियार है कि वो बताए भी कि रिटर्न ऑफ इनकम किस तरह बनानी है, किस तरह जमा करवानी है, किसको जमा करवानी है, जो रिटर्न ऑफ इनकम बनाने का फॉर्मेट क्या होगा। तो बोर्ड कैन डिटरमिन द प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और इशूइंग नोट्स और लिवाई ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ तक आप कर लें कि बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो रिटर्न फर्निश करने के हवाले से और अदर डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने के हवाले से इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिकली आपने ऑनलाइन अपनी रिटर्न फर्निश करनी है, उसका तरीकाकार, उसका प्रोसीजर डिटरमिन करने की पावर जो है वो बोर्ड के पास है। उसके बाद जी स्कीम फॉर टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के लिए देखिए मुख्तलिफ स्कीमें आती हैं, ऑनर कार्ड्स आते हैं, टैक्स पेयर को कई बेनिफिट दिए जाते हैं, एमनेस्टी स्कीम दी जाती है, टैक्स में छूट की स्कीमें होती हैं, जो रूटीन से टैक्स पे कर रहे होते हैं उनके लिए ऑनर कार्ड होता है, उनको जो है वो कार्ड दिया जाता है ताकि वो उनकी हौसला अफजाई हो सके। तो बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो मुख्तलिफ स्कीम्स जो है वो इशू करता है टैक्स पेयर्स को इनकरेज करने के लिए और टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देने के लिए। The board introduced a scheme for taxpayer honor card for individual taxpayer who fulfill or minimum criteria to eligible for the benefit as continued into the scheme. Selection for audit by the board। देखें बोर्ड के लिए, एफबीआर के लिए मुमकिन नहीं है कि हर इंडिविजुअल का या हर एसोसिएशन का या हर कंपनी का ऑडिट किया जाए। तो बोर्ड का ये इख्तियार है कि सिलेक्ट करना रैंडमली कि किन लोगों का, किन एसोसिएशंस का या किन कंपनीज का ऑडिट किया जाएगा, क्योंकि ये ऑडिट सबका करना मुमकिन नहीं होता। ये रैंडमली एक बैलेटिंग के ज़रिए, कुरानदाजी के ज़रिए नाम निकाले जाते हैं रैंडमली कि किन को ऑडिट किया जाना है, किन से डॉक्यूमेंट्स डिटेल में मांगे जाने हैं, क्योंकि हर कोई अपनी आमदनी की तफसीलात खुद बता रहा होता है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है ये पता चलाना बड़ा मुश्किल है हर किसी के लिए, मतलब हर किसी को ऑडिट करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर रैंडमली चूज़ किया जाता है कि इनका ऑडिट किया जाएगा और वो कंप्यूटर के ज़रिए बैलेटिंग होती है, कुरानदाजी होती है कि भाई इनका ऑडिट किया जाएगा, इनसे डिटेल मांगी जाएगी, इनसे जो है वो सबूत मांगे जाएंगे जो इन्होंने रिटर्न में मालूमात मुहैया की हैं। The board has a part to select person or classes of person for the audit of income tax affairs through computer ballot, which may be random or पैरामेट्रिक ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड। वो रैंडमली होगी या तरतीब से होगी, या रैंडमली होगी या तरतीब से होगी, ये बोर्ड फैसला करेगा। उसके बाद पब्लिश एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। जैसा कि हम डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं कि जो भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो एसोसिएशन है, चाहे वो कंपनी है, जब वो अपनी आमदनी की तफसीलात मुहैया कर देते हैं, रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो हम कहते हैं जी इनका नाम फिर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शाया किया जाता है।
तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को बनाना, शाया करना, पब्लिश करना ये बोर्ड का इख्तियार है। द बोर्ड हैज़ अ पार्ट टू पब्लिश एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इन द इनकम टैक्स डायरेक्टरी। इनकम टैक्स की जो डायरेक्टरी है, जो लिस्ट है, उसमें एक्टिव टैक्स पेयर का नाम शाया करना बोर्ड का इख्तियार है। उसके बाद है जी प्रिपरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जैसा कि आपने रिटर्न ऑफ इनकम में पढ़ा था कि जब आप अपनी आमदनी के गोशवारे जमा करवाते हैं तो वो सादे पेज पर नहीं जमा करवाते, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है। जैसा कि आप कॉलेज एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जो है एक फॉर्म आपको दिया जाता है जो प्रिंटेड होता है, जिसमें ऑलरेडी मालूमात आपसे पूछी जाती हैं, ब्लैंक्स छोड़ी जाती हैं ताकि उसमें आप डाटा जो है वो फीड कर सकें। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को डिज़ाइन करना, बनाना, ये बोर्ड का इख्तियार है। द बोर्ड हैज़ अ पार्ट टू प्रिपेयर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। लास्ट पॉइंट है जी अप्रूवल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कई तरह की रायत दी जाती हैं, अलाउंसेस दिए जाते हैं, बेनिफिट दिए जाते हैं, हुकूमत की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो किसी भी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल देना ये बोर्ड का इख्तियार है। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखने के बाद द बोर्ड में ग्रांट अप्रूवल टू एनी इंस्टीट्यूशन एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च इन पाकिस्तान। An amount deductible in respect of scientific research during a tax year shall be allowed a deduction under the head income from business। क्योंकि जितना भी पैसा कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन खर्च करता है रिसर्च पर, उसे ये इजाज़त होती है कि वो उसको बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर लिख सकता है। तो ये 25 पार्ट्स एंड फंक्शंस भी हमने पढ़ लिए। तो इस क्वेश्चन में देखें जी, हमने बोर्ड की कंपोजिशन सबसे पहले पढ़ी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है क्या, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इसकी कंपोजिशन में पढ़ा जी, इसके एक चेयरमैन और 11 मेंबर्स हैं। इसी की कंपोजिशन में हमने पढ़ा जी कि बोर्ड में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर चीफ कमिश्नर और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील है। चीफ कमिश्नर के अंडर जो है वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू काम करता है। चीफ कमिश्नर के अंडर 3 कमिश्नर और 5 ऑफिसर्स हैं। उसके बाद हम आ गए जी इसकी पार्ट्स एंड फंक्शंस पर। 25 पार्ट्स एंड फंक्शंस हमने देखें पढ़ी हैं। आप इनको 1 बाय 1 याद करें। ये 25 की 25 पेपर में लिखना ज़रूरी है। अगर कम लिखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग समझ ली होगी कि आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया है। तो कोशिश करें कि ये आपको 25 के 25 याद रहें। इसकी वर्डिंग चेंज हो सकती है, हेडिंग आपने अगर याद कर ली तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसका मटीरियल लिखना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की जो अपील है उसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पर मैं फ़िनिश करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।